अभी सोचा है जब हम बैंक में या किसी बीमा पॉलिसी के लिए वो छोटा सा कॉलम भरते हैं, नॉमिनी। हाँ, भरते तो हैं। हम बड़ी आसानी से अपने किसी प्रियजन का नाम लिख देते हैं, माँ, पिता, जीवन साथी, और मान लेते हैं कि बस काम हो गया, हमारे बाद ये पैसा सीधा उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल, एक तरह से हम उस एक शब्द के भरोसे अपने पूरे जीवन की कमाई का भविष्य तय कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी ये धारणा, ये भरोसा कानून की नजर में अधूरा हो? और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। एक ऐसी आम धारणा जिसे लगभग हम सब सच मानते हैं, उसे जब कानून की कसौटी पर परखा गया तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल, ये मामला है स्निग्धा पटनायक का। जी। उनके पति शुभ्रांशु मोहंती केनरा बैंक में काम करते थे और 18 सितंबर 2023 को उनका दुखद निधन हो गया। दोनों की एक बेटी भी है। हाँ, और कहानी में कुछ और भी पढ़ते हैं। पति पत्नी के बीच तलाक की कार्रवाई चल रही थी जो पति ने शुरू की थी। अच्छा। पति की मृत्यु के बाद बैंक ने उनके सारे सेवा लाभ यानी सर्विस बेनिफिट्स का हिसाब लगाया, जो करीब 62.90 लाख रुपए थे। ठीक है। इसमें से बैंक ने अपना करीब 22.16 लाख रुपए का कर्ज काट लिया। ओके, तो कर्ज चुकाने के बाद लगभग 40.74 लाख रुपए बचे। हाँ। ये पैसा किसे मिलना चाहिए था? मतलब जाहिर है पत्नी और बेटी को। हाँ, है ना? यहीं पर कहानी में वो नॉमिनी वाला मोड़ आता है। अच्छा। बैंक के रिकॉर्ड में नॉमिनी के तौर पर पति ने अपनी माँ सुषमा मोहंती का नाम दर्ज करवाया था। ओहो, तो बैंक ने अपनी प्रक्रिया का पालन करते हुए वो पूरी की पूरी रकम 40.74 लाख रुपए अपनी माँ के खाते में डाल दी। एक मिनट, मतलब बैंक ने पत्नी और बेटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया? जी हाँ। और सारा पैसा नॉमिनी यानी सास को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि एक फॉर्म पर उनका नाम लिखा था? ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। प्रशासनिक नजरिए से देखें तो बैंक ने वही किया जो उनके नियमों में लिखा था। उनके लिए प्रक्रिया सीधी थी। नॉमिनी कौन है? सुषमा मोहंती। पैसा उन्हें दे दो। उनका काम खत्म। बिल्कुल, उनका काम खत्म। लेकिन कानूनी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का काम यहीं से शुरू होता है। और मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब मां ने जनवरी 2024 में अपनी मृत्यु से पहले उस खाते से करीब 6.70 लाख रुपए निकाल भी लिए। वाह! तो एक तरफ एक विधवा और उसकी बेटी हैं जिनका भविष्य दांव पर है, और दूसरी तरफ बैंक के नियम और एक नॉमिनेशन। बिल्कुल। यहीं से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई होगी। स्निग्धा पटनायक ने यकीनन इसे चुनौती दी होगी। बिल्कुल, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क बहुत सीधा और मजबूत था। वो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट का हवाला दे रही थीं। अच्छा, तो अब यहाँ से कानून की बात शुरू होती है। उनका कानूनी दावा क्या था? उनका कहना था कि वो शुभ्रांशु मोहंती की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उनकी बेटी भी है। जी। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर पहला हक उसके प्रथम श्रेणी यानी क्लास 1 के उत्तराधिकारियों का होता है। और इस श्रेणी में पत्नी, बच्चे और माँ सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ आकर एक आम इंसान की समझ और कानून के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। हम सब तो यही सोचते हैं कि जिसे नॉमिनी बनाया पैसा उसी का होगा। हाँ, बिल्कुल यही सोचते हैं। लेकिन स्निग्ध का कहना था कि नॉमिनी कोई भी हो, असली हकदार तो कानून तय करेगा। ये एक बहुत बड़ा टकराव है बैंक के नियमों और देश के कानून के बीच। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरे केस का दिल है। अदालत के सामने सवाल यही था, क्या किसी बैंक के फॉर्म पर लिखा एक नाम देश के उत्तराधिकार कानून से बड़ा हो सकता है? क्या नामांकन की प्रशासनिक सुविधा किसी के कानूनी अधिकार को छीन सकती है? हाँ, यही सवाल था। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये लाखों लोगों की बचत और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। तो अदालत ने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया? अदालत का रुख इस पर बहुत साफ और मजबूत था। न्यायमूर्ति बिरजा प्रसन्न सतपथी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि किसी बैंक या बीमा पॉलिसी में किसी को नॉमिनी बना देने से कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। अच्छा, मतलब एकदम दो टूक फासला। बिल्कुल। तो अदालत ने यह सिद्धांत किस आधार पर तय किया? क्या इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं? हाँ, और अपने फैसले को और पक्का करने के लिए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा केस का भी जिक्र किया। 2023 का मामला था शक्ति यजदानी बनाम जयानंद जयंत सालगांवकर। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही थी
नामांकन उत्तराधिकार का स्वतंत्र माध्यम नहीं है। नामांकन उत्तराधिकार का स्वतंत्र माध्यम नहीं है। जी, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि आप नॉमिनेशन का इस्तेमाल करके किसी को अपनी संपत्ति का वारिस नहीं बना सकते। अच्छा। वारिस कौन होगा ये उत्तराधिकार का कानून तय करेगा। नॉमिनी की भूमिका सिर्फ एक ट्रस्टी या एक रखवाले की होती है। अच्छा, मतलब नॉमिनी एक तरह से पोस्टमैन जैसा है। पोस्टमैन आपके घर चिट्ठी पहुंचाता है, लेकिन वो चिट्ठी का मालिक नहीं बन जाता। जी, चिट्ठी तो उसी की होती है जिसका नाम लिफाफे पर लिखा होता है। ये एक बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल यही बात है। नॉमिनी का काम वित्तीय संस्थान की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्हें बस ये पता चल जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैसा किसके हाथ में देना है। अच्छा, ताकि उन्हें असली वारिसों को ढूंढने की लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया में ना उलझना पड़े। बिल्कुल, लेकिन पैसा हाथ में आने के बाद नॉमिनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे असली हकदारों यानी कानूनी वारिसों तक पहुंचाए। वो उस पैसे का मालिक नहीं बन जाता। लेकिन एक भ्रम और भी है। मैंने सुना है कि 2015 में बीमा अधिनियम में एक संशोधन हुआ था। हाँ, जिसके बाद कई लोग ये मानने लगे थे कि कम से कम बीमा पॉलिसियों के मामले में तो नॉमिनी असली मालिक होता है। हाँ, तो क्या इस पर भी कोई बात हुई? बिल्कुल। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और अदालत ने इस पर भी स्थिति साफ की। अच्छा। फैसले में कहा गया कि उस संशोधन के बावजूद उत्तराधिकार कानून की प्राथमिकता बनी रहती है। नॉमिनी को लाभार्थी मालिक या बेनिफिशियरी ओनर नहीं माना जा सकता जब तक कि वो खुद भी कानूनी वारिस ना हो। जैसा कि लेख में वरिष्ठ अधिवक्ता भक्ति प्रसाद पटनायक कहते हैं, बैंक और बीमा कंपनियों को ये समझना होगा कि नॉमिनी सिर्फ भुगतान प्राप्त करने वाला है, मालिक नहीं। ये दो बहुत अलग अलग भूमिकाएं हैं। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत भ्रम पैदा कर सकता है। कोई क्यों सोचेगा कि जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई का नॉमिनी बनाया है उसे पैसे लेकर किसी और को देने होंगे? सही बात है। ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो हम सोचते आए हैं। यही तो इस पूरे मुद्दे की जड़ है। ये गलतफहमी इसलिए इतनी गहरी है क्योंकि प्रक्रिया बहुत सरल लगती है। फॉर्म भरा, नाम लिखा, काम खत्म। हाँ, एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है कि हमने सब कुछ तय कर दिया है। बिल्कुल। जबकि सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए एक एजेंट नियुक्त किया है, मालिक नहीं। अदालत ने यही साफ किया कि कोई भी प्रशासनिक नियम या संशोधन देश के मूल उत्तराधिकार कानून को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि संसद खुद उस कानून में ऐसा स्पष्ट बदलाव ना कर दे। ठीक है, तो अब जब अदालत ने कानून को इतनी स्पष्टता से समझा दिया तो स्निग्धा पटनायक के मामले में अंतिम आदेश क्या हुआ? अदालत का आदेश भी उतना ही स्पष्ट था। उन्हें क्या राहत मिली? उन्होंने केनरा बैंक को निर्देश दिया कि बची हुई रकम यानी 34.04 लाख रुपए 4 हफ्तों के अंदर ब्याज के साथ स्निग्धा पटनायक को दी जाए। अच्छा। ये आदेश सीधे सीधे पत्नी और बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार को मान्यता देता है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उस रकम का क्या हुआ जो मां ने अपनी मृत्यु से पहले निकाल ली थी, वो 6.70 लाख रुपए? हाँ, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और दिखाता है कि अदालत ने कितनी बारीकी से मामले को देखा। अदालत ने मां द्वारा निकाले गए उन 6.70 लाख रुपए की निकासी को वैध माना। वैध माना? लेकिन क्यों? अगर वो मालिक नहीं थी तो उन्होंने पैसे कैसे निकाले? क्योंकि जब मां ने वो पैसे निकाले तब तक अदालत का कोई अंतरिम आदेश या रोक नहीं लगी थी। अच्छा। उस समय बैंक के नियमों के अनुसार वो नॉमिनी थीं और पैसा निकालने के लिए अधिकृत थीं। बैंक ने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने निकाल लिए। अदालत किसी ऐसे काम को पूर्वव्यापी प्रभाव से अवैध नहीं ठहरा सकती जो उस समय के नियमों के तहत सही था। समझ गया। मतलब अदालत ने भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि कानून और प्रक्रिया के हर पहलू को ध्यान में रखकर एक संतुलित फैसला दिया। बिल्कुल। तो इसका दूरगामी असर क्या होगा? ये सिर्फ एक परिवार का मामला तो है नहीं, इसका असर हम सब पर कैसे पड़ेगा? जैसा कि लेख में अधिवक्ता सुमन मोहंती बताते हैं, ये फैसला उन अनगिनत मामलों के लिए एक रोशनी की तरह काम करेगा जहां नॉमिनेशन और उत्तराधिकार के दावों में टकराव होता है। एक मिसाल कायम हो गई है। बिल्कुल। अब बैंकों और बीमा कंपनियों पर भी एक नैतिक दबाव बनेगा कि वो अपने ग्राहकों को इस बारे में ज्यादा साफ साफ बताएं। एक मिनट, लेकिन अगर बैंक ने नियमों का पालन किया और नॉमिनी को पैसे दे दिए तो इसमें बैंक की क्या गलती है? क्या इस फैसले से वित्तीय संस्थानों के लिए चीजें और मुश्किल नहीं हो जाएंगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। नहीं, फैसले का मतलब ये नहीं है कि बैंकों को अब उत्तराधिकार की जांच करनी होगी। अच्छा। बैंक अभी भी नॉमिनी को भुगतान कर सकते हैं, ये उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी को पूरा करता है। लेकिन फैसला ये साफ करता है कि बैंक का भुगतान कर देना मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं है। मतलब असली लड़ाई अगर कोई हो
तो नॉमिनी और कानूनी वारिसों के बीच अदालत में लड़ी जाएगी। एकदम सही। ये फैसला असल में आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। इसने नामांकन और उत्तराधिकार के बीच की धुंधली रेखा को हमेशा के लिए साफ कर दिया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब हम किसी फॉर्म में नॉमिनी का नाम भरते हैं तो हम सिर्फ एक कैशियर या ट्रस्टी नियुक्त कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का मालिक नहीं। बिल्कुल। ये निर्णय हमें याद दिलाता है कि वित्तीय योजना बनाते समय कानूनी सलाह कितनी जरूरी है। सिर्फ नॉमिनेशन कर देना काफी नहीं है। अगर आपका इरादा सच में अपनी संपत्ति किसी एक खास व्यक्ति को ही देना है, जो शायद आपका सीधा कानूनी वारिस न हो, तो उसका एकमात्र सुरक्षित रास्ता है एक स्पष्ट वसीयत यानी विल बनवाना। वो निर्देशित करता है, जबकि वसीयत मालिकाना हक को तय करती है। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी इच्छा को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है और उत्तराधिकार के सामान्य नियमों को भी बदल सकता है। इस अंतर को समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने प्रियजनों का भविष्य सच में सुरक्षित करना चाहता है। जी हाँ। ये पूरा मामला एक और विचार की ओर ले जाता है। जब कानून और बैंकिंग जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में टकराव होता है तो एक आम नागरिक की जागरूकता की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। बहुत अहम। और क्या ये वित्तीय संस्थानों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे अपने ग्राहकों को नामांकन के सही कानूनी अर्थ के बारे में और ज्यादा स्पष्ट रूप से शिक्षित करें? शायद उस नॉमिनी फॉर्म पर ही बड़े अक्षरों में एक चेतावनी लिखी होनी चाहिए। जैसे कि ये व्यक्ति सिर्फ भुगतान प्राप्त करेगा, संपत्ति का अंतिम मालिक कानून के अनुसार तय होगा।